दोस्तों, दो ऐसे इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं कि अगर वो किसी भी कंपनी के शेयर को बाय कर लें और उसकी न्यूज अगर पब्लिक डोमेन में आ जाए तो अगले दिन से वो पर्टिकुलर शेयर अपर सर्किट को हिट करना स्टार्ट कर देता है। और ये दो इन्वेस्टर्स का नाम है राधाकिशन दमानी जी और राकेश झुनझुनवाला जी। तो अगर ये मैं दो मेन इन्वेस्टर्स के बारे में बात करूं तो ये दो इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो इंडिया के ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट में सबसे फेमस इन्वेस्टर माने जाते हैं। और लोग सब ये जानना चाहते हैं कि वो ये दो इन्वेस्टर्स ने कौन कौन सी कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कितना इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके अलावा लोग ये भी जानना चाहते हैं कि रिसेंट के क्वार्टर में जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें इन्होंने कौन से शेयर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और कौन से शेयर्स में अपनी होल्डिंग को कम किया है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने में काफी हेल्प कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं राधाकिशन दमानी और राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो के बारे में। अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो इनके पोर्टफोलियो में शायद 10 से ज्यादा स्टॉक होंगे, तो जिनको कवर करना आज की वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम ट्राई करेंगे कि ऐसी 6 कंपनीज राधाकिशन दमानी जी के पोर्टफोलियो से उठाएं और 6 कंपनीज राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो से उठाएं और आपको बताने का ट्राई करें कि कंपनी कहां से निकल के आती हैं। और मैं ट्राई करूंगा कि ऐसी कंपनीज के बारे में बात करूं जिनका नाम शायद आपने बहुत कम सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राधाकिशन दमानी के पोर्टफोलियो से और बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की जहां पे उनका इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, अगर राधाकिशन दमानी के पोर्टफोलियो की बात चल रही है तो हम वीएसटी इंडस्ट्रीज को कैसे मिस कर सकते हैं। अगर मैं वीएसटी इंडस्ट्रीज की बात करूं तो इस कंपनी में राधाकिशन दमानी का 4.97% से ज्यादा का स्टेक है। इसके अलावा अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो इस कंपनी के उनके पास 7.5 लाख से ज्यादा के शेयर्स हैं। अगर मैं उसकी टोटल वैल्यू की बात करूं जो इनका इन्वेस्टमेंट है वीएसटी इंडस्ट्रीज में, तो वो 250 करोड़ से ज्यादा का निकल के आता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वीएसटी इंडस्ट्रीज जिसका शेयर प्राइस अभी करंटली 3000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 3300 के आसपास। इसका जो एवरेज बाय प्राइस था राधाकिशन दमानी का, जो अलग अलग इंटरनेट सोर्सेज से देखने को मिलता है, तो माना जाता है कि राधाकिशन दमानी ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में 85 रुपीज के एवरेज प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया था। मतलब कि 85 पे इन्वेस्टमेंट किया था जो करंटली 3300 रुपीज पे ट्रेड करता है। मतलब कि अगर हम इस पर्टिकुलर शेयर में ही देखें तो राधाकिशन दमानी जी को 40 टाइम्स से ज्यादा रिटर्न मिला है वीएसटी इंडस्ट्रीज में। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि वीएसटी इंडस्ट्रीज क्या काम करता है। तो दोस्तों, अगर मैं वीएसटी इंडस्ट्रीज के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये एक टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से ज्यादा का है। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं इस कंपनी की पीई रेशो की बात करूं तो वीएसटी इंडस्ट्रीज आज भी 17 की पीई रेशो पे ट्रेड करती है, जो कि काफी अच्छा नंबर माना जाता है। वहीं पे अगर मैं वीएसटी इंडस्ट्रीज के रिसेंट के क्वार्टर के रिजल्ट की बात करूं तो मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट निकल के आया था वीएसटी इंडस्ट्रीज का, अगर मैं इसको लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मार्च के साथ कंपेयर करता हूं तो उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिया था। जो उनका प्रॉफिट निकल के आया था 71 करोड़ का, अगर हम उसको सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो तब इनका प्रॉफिट सिर्फ 55 करोड़ का होता था। मतलब कि ऐसे टर्बुलेंट टाइम में भी इस कंपनी ने एक अच्छा रेवेन्यू दिया है, एक अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट निकाल के दिया है, जिसके बाद राधाकिशन दमानी का अभी भी इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर कंपनी में बना हुआ है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं सेकंड कंपनी की। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं ट्राई करूंगा कि ऐसी कंपनीज के बारे में बात करूं जिनमें ये बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ और जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना है। और दूसरी कंपनी जो निकल के आती है उसका नाम है बीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड। अगर मैं बीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड की बात करूं तो इस कंपनी में राधाकिशन दमानी ने 4,91,000 से ज्यादा के शेयर्स में बाइंग की है, जिसकी वैल्यू टोटल 10 करोड़ से ज्यादा की निकल के आती है। अगर हम टोटल शेयर होल्डिंग की बात करें तो उसमें राधाकिशन दमानी जी की जो होल्डिंग निकल के आती है वो 1% से ज्यादा की है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि बीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड एक्चुअल में करती क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो ये कंपनी विंड जनरेशन सेक्टर से निकल के आती है, जो विंड से पावर बनाती है। और इसके अलावा ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी थोड़ा सा काम करती है। दोस्तों, अगर मैं बीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड के पीई रेशो की बात करूं तो इस कंपनी का पीई रेशो 20 के आसपास का है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 820 रुपीज के आसपास का है और करंटली ये 217 रुपीज के आसपास ट्रेड करती है। अगर मैं पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो यहां से 1 साल पहले ही इस कंपनी का जो शेयर प्राइस हुआ करता था वो 225 रुपीज था। तो मतलब कि पिछले 1 साल में इसके प्राइस में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखा गया है, बल्कि थोड़ा सा नीचे ही आया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरी कंपनी की, जो भी थोड़ा टाइम पहले ही राधाकिशन दमानी ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की है। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस करंटली 107 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है
और राधा किशन दमानी ने फाइलिंग के अकॉर्डिंग 8,96,000 से ज्यादा के शेयर खरीदे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। अगर मैं टोटल वैल्यू की बात करूं, ये टोटल वैल्यू निकल के आती है 9.6 करोड़ के आसपास की। वहीं पे अगर मैं टोटल शेयर होल्डिंग की बात करूं कि टोटल कंपनी में राधा किशन दमानी की कितनी ओनरशिप बनती है, तो ये नंबर 1% से ज्यादा का निकल के आता है। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी बिजनेस क्या करती है। अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो ये कंपनी उन प्रोडक्ट्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव, जो कि डिफेंस और स्पेस में यूज किए जाते हैं। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 930 करोड़ के आसपास का है। वहीं पर अगर मैं इसके पी रेशो की बात करूं तो इस कंपनी का पी रेशो करंटली 21 के आसपास का है। चलिए दोस्तों मैं बात करता हूं फोर्थ कंपनी की जो कि स्मॉल कैप सेक्टर से ही निकल के आती है और इस कंपनी का नाम है फूड एंड इंस लिमिटेड। अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस करंटली 50 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो राधा किशन दमानी ने इस पर्टिकुलर कंपनी के खरीदे हैं तो उनकी अमाउंट निकल के आती है 23,76,000। और अगर मैं टोटल कंपनी की ओनरशिप की बात करूं तो राधा किशन दमानी की जो ओनरशिप निकल के आती है वो निकल के आती है 4.72% के आसपास का। अगर मैं वैल्यू की बात करूं कि टोटल कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बाय राधा किशन दमानी इन फूड एंड इंस लिमिटेड, तो ये निकल के आता है 11.8 करोड़ का। तो दोस्तों अगर मैं जल्दी से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में आपको बताऊं तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 250 करोड़ के आसपास का है। करंटली ये 50 रुपीज पे ट्रेड करती है और इसका पीई रेशो 22 के आसपास पे ट्रेड करता है। अगर मैं वहीं पे आपको ये बताऊं कि इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है तो पिछले एक साल में इस कंपनी का जो आरओई निकल के आता है वो 17.75% का है, जो कि काफी अच्छा नंबर समझा जाता है। अब दोस्तों एंड में बात करता हूं एक ऐसी कंपनी की जिसके बारे में शायद आप सबने सुना होगा, जिसको स्टार्ट ही राधा किशन दमानी ने किया था और इस कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। अगर मैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बात करूं तो इस कंपनी में राधा किशन दमानी के 51% से ज्यादा की होल्डिंग है, जो अगर मैं टोटल वैल्यू की बात करूं तो वो 71,000 करोड़ से ज्यादा की निकल के आती है और शायद इसी कंपनी ने राधा किशन दमानी को वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बना दिया था। तो दोस्तों अगर मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं जो राधा किशन दमानी के पास है एवेन्यू सुपरमार्ट्स में, तो उनकी क्वांटिटी निकल के आती है 33 करोड़ से ज्यादा की, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ से ज्यादा की बन जाती है, क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट्स का जो करंट शेयर प्राइस है वो 2100 रुपीज के आसपास पे ट्रेड करता है। और आपको ये भी बता दूं कि जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तो ये एक ऐसी कंपनी थी जिनको इसका आईपीओ मिला था उनको बहुत ही अच्छी रिटर्न मिली थी इनिशियल डेज में ही। दोस्तों अगर मैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स के थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में बताऊं तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,40,000 करोड़ के आसपास का है। दोस्तों अगर मैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स के पी रेशो की बात करूं तो इसका पी रेशो 136 का निकल के आता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है अगर हम किसको किसी भी लार्ज कैप कंपनी के साथ कंपेयर करें तो। अगर हम बात करें इसके आरओई की कि इसने रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिया है पिछले एक साल में, तो ये नंबर काफी अच्छा निकल के आता है क्योंकि इस कंपनी ने पिछले एक साल में जो आरओई परसेंटेज दिया है वो 17.45% के आसपास का निकल के आता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं राधा किशन दमानी के बाद राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की कि उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनीज है, और हम बात करेंगे 6 ऐसी कंपनीज के बारे में। अगर मैं स्टार्ट करूं दोस्तों सबसे पहली कंपनी की, तो सबसे पहली कंपनी जो निकल के आती है इसका नाम है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस 42 रुपीज पे ट्रेड करता है। अगर मैं पिछले एक साल के रिटर्न की बात करूं तो इस कंपनी ने पिछले एक साल में नेगेटिव 21% का रिटर्न दिया है। दोस्तों फर्स्ट सोर्स के बारे में अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो ये कंपनी आरपीजी गोइंका ग्रुप की निकल के आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि राकेश झुनझुनवाला के पास इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं, तो क्वांटिटी निकल के आती है 2 करोड़ की। तो राकेश झुनझुनवाला के पास फर्स्ट सोर्स में 2 करोड़ से ज्यादा शेयर है। अगर मैं टोटल होल्डिंग परसेंटेज की बात करूं तो टोटल होल्डिंग परसेंटेज 2.5% से ज्यादा की निकल के आती है। अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें कि टोटल कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है राकेश झुनझुनवाला ने फर्स्ट सोर्स में, तो ये वैल्यू निकल के आती है 84 करोड़ के आसपास की, जो कि काफी बड़ा नंबर माना जाता है। दोस्तों अगर मैं फर्स्ट सोर्स के थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 करोड़ के आसपास का है। इस कंपनी का पी रेशो 8.7 के आसपास का है, जो कि काफी छोटा नंबर माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो फर्स्ट सोर्स ने पिछले एक साल में जो आरओई परसेंटेज दिया है वो 12.21% का माना जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड कंपनी की जिसका नाम है रेलीज इंडिया लिमिटेड। अगर मैं रेलीज इंडिया लिमिटेड की बात करूं तो इसका करंटली जो शेयर प्राइस है वो 286 रुपीज के आसपास का है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के बारे में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि इस कंपनी ने पिछले एक साल में जब निफ्टी बहुत नीचे था और इसके अलावा बहुत सी कंपनी ऐसी थी जो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रही थी, उस टाइम के बीच में इस कंपनी ने 85% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो आपको सुन के हैरानी होगी कि इस कंपनी ने पिछले एक साल में इतना बड़ा रिटर्न दिया है
जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी का इन्वेस्टमेंट था। तो दोस्तों अगर मैं रैलीज इंडिया के बारे में बात करूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाय किए हुए हैं राकेश झुनझुनवाला ने, तो वो निकल के आते हैं 1.9 करोड़ के आसपास के, और जो टोटल वैल्यू निकल के आती है जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 550 करोड़ से ज्यादा की निकल के आती है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं कि टोटल ओनरशिप में राकेश झुनझुनवाला की 9.93% के आसपास का स्टेक माना जाता है रैलीज इंडिया के अंदर। तो दोस्तों अगर हम रैलीज इंडिया के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें तो ये टाटा की कंपनी है जो एग्रीकल्चर इनपुट्स को बनाती है, मतलब कि जो खादें यूज होती है एग्रीकल्चर में उस चीज का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और जिसकी पेरेंट कंपनी थी एक टाइम पे वो टाटा केमिकल थी। और दोस्तों इसके अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5500 करोड़ से ज्यादा का है, और इस कंपनी का जो पी रेशो है वो 32 के आसपास का है। चलिए दोस्तों मैं बात करता हूं तीसरी कंपनी की, और जो तीसरी कंपनी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट सेक्टर से निकल के आती है, और जिस सेक्टर का नाम है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इस कंपनी का नाम है लुपिन लिमिटेड। लुपिन लिमिटेड के अंदर जो इसका शेयर प्राइस है करंटली 857 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है, और इस कंपनी ने पिछले एक साल में 10% के आसपास का रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर हम बात करें कि राकेश झुनझुनवाला ने टोटल कितने शेयर खरीदे हुए हैं लुपिन लिमिटेड के, तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो राकेश झुनझुनवाला ने खरीदे हुए हैं वो है 66 लाख के आसपास का। अगर मैं टोटल शेयर होल्डिंग की बात करूं तो उसमें जो राकेश झुनझुनवाला जी का स्टेक है वो 1.4% के आसपास का है। अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो 550 करोड़ से ज्यादा की निकल के आती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला ने बहुत टाइम से लुपिन में अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा था, और आपको पता होगा कि पिछले कुछ टाइम से फार्मा सेक्टर काफी नीचे चल रहा था। जब से कोविड सिचुएशन आई थी उसके बाद से फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंसिव सेक्टर की तरह एक्ट किया है। तो दोस्तों इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि आपको अलग अलग सेक्टर से अपनी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में डाल के रखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब पूरी मार्केट नीचे जाती है तो अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड होता है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, जैसा कि हमें राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को कितने अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई किया हुआ है। चलिए दोस्तों मैं बात करता हूं फोर्थ कंपनी की, और फोर्थ कंपनी का नाम है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी सीमेंट इंडस्ट्री से निकल के आती है जिसका करंट शेयर प्राइस 64 रुपीज के आसपास का है। अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे हैं राकेश झुनझुनवाला ने ओरिएंट सीमेंट में, तो ये नंबर निकल के आता है 25 लाख के आसपास का, और जो टोटल वैल्यू निकल के आती है वो 16 करोड़ के आसपास की निकल के आती है। अगर मैं टोटल स्टेक की बात करूं तो इस कंपनी में जो टोटल स्टेक राकेश झुनझुनवाला ने खरीदा हुआ है वो 1.22% के आसपास का है। दोस्तों अगर ओरिएंट सीमेंट के थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1300 करोड़ के आसपास का है। इसकी पीई रेशो 15 के आसपास की है, जो कि काफी छोटा नंबर माना जाता है अगर हम इसकी इंडस्ट्री के एवरेज पीई के साथ कंपेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फिफ्थ कंपनी की जिसका नाम है डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर मैं डेल्टा कॉर्प की बात करूं तो डेल्टा कॉर्प एक ऐसे सेक्टर से निकल के आती है जो कोविड सिचुएशन की वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, जिसके चलते इस पर्टिकुलर कंपनी ने पिछले एक साल में नेगेटिव 40% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों अगर डेल्टा कॉर्प की बात करें कि इसमें कितने शेयर बाय किए हुए हैं राकेश झुनझुनवाला ने, तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आते हैं 2 करोड़ के आसपास का। अगर मैं टोटल शेयर होल्डिंग की बात करूं कि उसमें राकेश झुनझुनवाला का कितना स्टेक है तो वो निकल के आता है 7% से ज्यादा का। अगर मैं उसको वैल्यू के टर्म्स की बात करूं कि कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं डेल्टा कॉर्प में, तो वो वैल्यू निकल के आती है 187 करोड़ के आसपास की, अगर हम उसको करंट प्राइस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम डेल्टा कॉर्प के थोड़े से बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कैसीनोस ऑन करता है गोवा में। इसके अलावा ऑनलाइन प्रेजेंस भी इन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी है अलग अलग गेम्स लाके। इसके अलावा इसके अगर मैं थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2500 करोड़ के आसपास का है, और इस कंपनी का पी रेशो 22 के आसपास का है। अगर वहीं पे हम बात करें आरओई की, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इस कंपनी का जो आरओई परसेंटेज है वो 9.90% के आसपास का निकल के आता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट कंपनी की जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और इस कंपनी का नाम है क्रिस्टल लिमिटेड। तो जैसे कि आपको पता है कि क्रिस्टल एक रेटिंग एजेंसी है जो रेटिंग देती है अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे। इसके अलावा ये अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स भी पब्लिश करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं क्रिस्टल के बारे में बात करूं तो इसका करंट शेयर प्राइस 1730 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। अगर मैं बात करूं कि कितने शेयर्स खरीदे हुए हैं राकेश झुनझुनवाला ने क्रिस्टल के, तो ये अमाउंट निकल के आता है 39 लाख के आसपास का। अगर हम टोटल शेयर होल्डिंग की बात करें तो उसके अंदर राकेश झुनझुनवाला का 5.4% के आसपास का स्टेक है, जो कि टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट निकल के आती है 688 करोड़ की, मतलब कि 690 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है राकेश झुनझुनवाला ने क्रिस्टल के अंदर। दोस्तों अगर हम क्रिस्टल के थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो क्रिस्टल का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसके अगर हम पीई रेशो की बात करें तो इस कंपनी का पीई रेशो 35 के आसपास का है।
इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्रिसिल ने पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है, पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि क्रिसिल ने पिछले 1 साल में पॉजिटिव 24% के आसपास का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है पिछले 1 साल में जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गया था। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया राधा किशन दमानी और राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के बारे में। हमने बताया उनकी कोई ऐसी 6 कंपनीज के बारे में जिनके बारे में मैंने ट्राई किया आपको कि ऐसी कंपनीज के बारे में बताऊं जिसके बारे में शायद आपने थोड़ा कम सुना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, तो मैं आपको ये नहीं बताना चाहता था कि आपको इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता था, थोड़ा सा आइडिया देना चाहता था कि अगर आप अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कैसे एक रिसर्च करके, कैसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल ले लो या आप राधा किशन दमानी का एग्जांपल ले लो, तो अगर आप कोई भी कंपनी चूज करोगे तो उनके पोर्टफोलियो में 10-15 से ज्यादा कंपनीज होंगी और वो सारी कंपनीज अलग अलग सेक्टर से निकल के आती हैं, जो हमें बताती है कि डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, जो आपके रिस्क को भी कम करता है और जो आपके रिटर्न्स को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि अगर मैं राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल लूं, तो वहां पे 2 कंपनीज ऐसी थी जो अलग अलग सेक्टर से निकल के आती थी और जिन्होंने कोविड सिचुएशन में बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। जैसे कि अगर मैं लुपिन की बात करूं, तो लुपिन ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। पिछले 1 साल में उन्होंने अराउंड 10% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दिया। वहीं पे अगर मैं डेल्टा कॉप की बात करूं, तो डेल्टा कॉप ने काफी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया क्योंकि वो कोविड सिचुएशन से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा आपको इसी तरीके से मिलता है कि आपकी कुछ कंपनीज इंपैक्ट होती हैं लेकिन आपको कुछ कंपनीज अच्छी रिटर्न देती हैं, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है जिन भी 12 स्टॉक्स के बारे में हमने आपको बताया है, और आप उसके बारे में रीजन भी लिख सकते हैं कि आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक को क्यों चूज किया, उसके पीछे आपकी थिंकिंग क्या थी, कैसे आपको लगा कि वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में। तो हम जिन भी स्टॉक्स का नाम लेते हैं हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बताते हैं, हम किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक काफी अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।